अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने मिरर फार्मूले को ड्राइव किया था और ये इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है जिसके अंदर छोटी छोटी दो चीज़ें जो रह गई हैं। एक हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होगी तो तभी इसको जो हम लोग डिस्कस कर लें। और साथ ही साथ जो हमारे पास दूसरी एक और चीज़ है वो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है। बेसिकली ये वाली चीज़ हमने डिस्कस कर ली है जब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन लिया था, तो उसके अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस देखे थे डेली लाइफ के अंदर कि वो काफ़ी सारी जगहों के अंदर जो इस्तेमाल होता है, लेकिन नाम नहीं पता था कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा जो है वो कॉन्वेक्स है। तो नाम दे देंगे उनको कि ये वाली जो एग्जांपल थी इसके अंदर जो मिरर इस्तेमाल हो रहा था वो हमारे पास कॉनकेव था, इसके अंदर जो था वो कॉन्वेक्स था। और साथ ही साथ जो दूसरे मज़ीद हमारे पास मेंशन है बुक के अंदर यूजेस इसके, वो भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन से। और डेफिनेशन के मुताबिक पी जी, तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, दो डेफिनेशंस है इसकी, और साथ ही साथ ये जो है हमारे पास इसका फार्मूला है। पहली डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन की क्या है कि द चेंज इन साइज ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। चेंज कितना आ रहा है इन साइज ऑफ इमेज रिफ्लेक्शन के बाद विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कहलाता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो इमेज फॉर्म हुई है वो कितनी ज़्यादा बड़ी हुई है। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हुई मिरर के ज़रिए से, इमेज फॉर्म हुई, और इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी हमारे पास आई है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, वो मैग्नीफिकेशन कहलाती है। इसी तरह जो दूसरी डेफिनेशन है वो मैं क्या बता रही है कि द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। कि अगर आप साइज ऑफ इमेज का रेशो ले लो, डिवाइड करवा दो इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मैग्नीफिकेशन कहलाएगी। या फिर ये जो रेशो होता है ये बेसिकली आपको मैग्नीफिकेशन बता रहा होता है। और पहली वाली डेफिनेशन के अंदर भी यही वाली बात हो रही थी कि जो साइज ऑफ इमेज है उसके अंदर कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अब फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है वो ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे आपने इतना सा जो है वो ऑब्जेक्ट रखा और इसका जो साइज़ है वो इतना बड़ा आ गया। फ़र्ज़ करो कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था, रिफ्लेक्शन हुई कुछ भी, और यहाँ पे जो आपके पास इमेज बन गई, इसका जो साइज़ था वो फ़र्ज़ करो कि 2 सेंटीमीटर था और जो आपके पास इमेज आई है वो 4 सेंटीमीटर की आई है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि बताओ मैग्नीफिकेशन कितनी हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि 2 गुना। पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो 2 सेंटीमीटर का था और इमेज जो उसकी हमें मिल रही है वो 4 सेंटीमीटर की मिल रही है, यानी कि 2 गुना बढ़ गई है इमेज। ऑब्जेक्ट इतना था और जो हमारे पास इमेज बनी है वो 2 गुना बड़ी करके मिली है। तो ये जो 2 गुना आपके पास आया है, फिर आप जो बताओगे कि इमेज जो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कहलाती है। इस फॉर्मूले से अगर निकालें तो जो हाइट है आपके पास इमेज की वो 4 है और जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो आपके पास 2 थी, तो डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन जो है आपके पास 2 आई है, 2 टाइम्स, यानी कि इमेज जो वो 2 गुना बड़ी हो गई है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और इसी कंपैरिजन को, इसी रेशो को जो हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस थे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज के अंदर कितना चेंज आ रहा है, या फिर इमेज जो वो कितनी ज़्यादा बड़ी होकर हमारे पास आ रही है ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट से। इस रेशो को हम लोग जो मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। या तो आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो लो, या फिर क्यू और अपॉन में पी का रेशो लो, तो दोनों से आपके पास जो वैल्यू आती है वो मैग्नीफिकेशन की आती है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखने की कि अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो उसका क्या मतलब होगा। चूँकि जो मैग्नीफिकेशन है वो आपके पास रेशो है इन दोनों का, और रेशो हमेशा 1 एक ही सूरत के अंदर आता है। कब? कि जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम हो, दोनों की वैल्यूज़ सेम हो। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर आपको कहीं पे 1 लिखी भी नज़र आए, इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीफिकेशन नहीं हुई, यानी कि जो हमारे पास जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही इमेज ही है। इमेज के अंदर कोई इंक्रीज़ नहीं आया, यानी कि इमेज बड़ी नहीं हुई बल्कि इक्वल साइज़ की बनी है। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था और इसी के ऊपर जो आपके पास इमेज भी बन गई और उसका भी जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर का है। और ऐसे केस हमने कहाँ पे देखा था, कौन से केस के अंदर? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अगर ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था, इमेज जो बनी वो भी 2 सेंटीमीटर की थी,
तो सिर्फ इस केस के अंदर हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। कैसे कि हाइट ऑफ जो हमारे पास इमेज है वो 2 और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी 2 था तो 1। तो इसका मतलब कि 1 जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आती है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों के दोनों सेम है, इक्वल है। अब अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये हमने पहले भी किसी वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया हुआ है कि ऐसा सिर्फ एक केस के अंदर पॉसिबल होता है कि रेशो, क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक रेशो है, रेशो अगर 1 से बड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर है ये बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू छोटी है। न्यूमरेटर के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, इमेज की, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, ऑब्जेक्ट की। अगर 1 से बड़ी वैल्यू मैग्नीफिकेशन की यानी कि इस रेशो की आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन हुई है, इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी बनी है। तो ये हमारे पास एक केस है। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ऐसा हमने क्या पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर आपके पास छोटा हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो बड़ी हो जाए, यानी कि कुछ इस तरह का केस हो जाए कि नीचे आपके पास हो 3 और ऊपर आ जाए 2, ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो 1 से नीचे नीचे जाएगा। क्योंकि 1 कहाँ पे आएगा, 3 पे 1 आएगा। 3 से वैल्यू अगर न्यूमरेटर की बढ़ाओगे 4 करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो 1 से बढ़ा जाएगा, यानी कि 1.66 या फिर 1.33 करके इस तरह से कुछ जाएगा। अगर 3 से छोटी करोगे वैल्यू न्यूमरेटर की, 3 से छोटी करोगे वैल्यू न्यूमरेटर की 2 कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा जाएगा, 0.666 इस तरह से करके कुछ आएगा। 1 आएगा तब कि जब दोनों आपके पास इक्वल हो, न्यूमरेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर की। 1 इसके अंदर आता है, रेशो जो होता है आपके पास वो 1 के इक्वल आता है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी हो तो 1 से बड़ी वैल्यू जाएगी। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो डिनोमिनेटर की वैल्यू से तो आपके पास जो रेशो आता है वो 1 से छोटा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर आपको 1 दी हुई है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो दोनों सेम साइज़ की हैं। अगर 1 से बड़ी आई हुई है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो इसका मतलब कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उसके मुकाबले में इमेज बड़ी बनी है। अगर 1 से छोटी लिखी हुई है आपके पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले में जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, उसके मुकाबले में इमेज छोटी बनी है। ऐसा कौन से मिरर के अंदर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कि जितना आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसके मुकाबले में छोटी इमेज जो बनती है। तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आप अगर निकालोगे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो 1 से छोटी छोटी जाएगी। तो ये था हमारे पास मैग्नीफिकेशन का टॉपिक। और यूजेस भी देख लेते हैं उस स्फेरिकल मिरर्स के कौन कौन से जी। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस है स्फेरिकल मिरर्स के जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए जब हम लोग इनका इंट्रोडक्शन ले रहे थे स्फेरिकल मिरर्स का। तो उसके अंदर जो हमने एग्जांपल्स ली थी कि डेली लाइफ के अंदर यहाँ हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास शेविंग पर्पस के लिए जो मिरर इस्तेमाल होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर देता है, यानी कि उनकी जो इमेजेस होती हैं वो बड़ी करके हमें दिखा देता है। सबसे आखिरी जो केस पढ़ा था हमने इसका कि अगर कॉनकेव मिरर के F से लेकर P तक के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये क्या करता है कि एक वर्चुअल इमेज बना देता है उसकी। एक रे कुछ इस तरह से जाएगी और एक रे जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी, और इन दोनों को जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो ये किसी पॉइंट के ऊपर जो जाके मीटअप करती है और ये हमारे पास जो इमेज बन जाती है इस छोटे से ऑब्जेक्ट की, यानी कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो हमें मिल जाती है। तो इसलिए जब शेव की जा रही होती है तो उसके अंदर ये वाला मिरर इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फेस है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होकर हमें नज़र आए। तो पहला हमारे पास यूज़ ये कि शेविंग पर्पज़ के लिए हमारे पास जो मिरर इस्तेमाल होता है स्फेरिकल, जो कि कॉनकेव मिरर है, क्योंकि ये मैग्नीफाई करके दिखा देता है छोटे से ऑब्जेक्ट को। इसके बाद जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टीथ के लिए, वो वाली जो एग्जांपल ली थी हमने, ताकि वो जो है वो क्लियरली देख सके अंदर, यानी कि मैग्नीफाई हुई हुई चीज़ देख लें, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। और उसके पीछे भी रीज़न ये है कि ये मैग्नीफाई करके दिखा देता है हमारे पास छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। तो दांतों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर को। इसके बाद माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर जो हमने एग्जांपल ली थी उसके अंदर भी कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो जो हमारे पास दूर स्टार्स से या फिर प्लैनेट से जो रेज आ रही होती हैं, लाइट रेज,
इनको इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर को उसको कन्वर्ज करने के लिए। यानी कि ये कॉनकेव मिरर है और अगर ये लाइट रेज काफ़ी दूर से आ रही हैं जो पैरेलल होंगी, अगर फार काफ़ी दूर से कोई हमारे पास लाइट रेज आ रही होती है तो पैरेलल होती हैं, तो ये क्या करता है कि सारी की सारी रेज को एक पॉइंट के ऊपर जो है फोकस कर देता है और हमें जो है वो एक क्लियर इमेज जो मिल जाती है माइक्रोस्कोप के अंदर भी और हमारे पास टेलीस्कोप के अंदर भी। अब चौथा जो हमारे पास इसका यूज़ है वो इन सर्च लाइट्स है। कॉनकेव मिरर का जो इस्तेमाल होता है वो सर्च लाइट्स के अंदर भी होता है, जो ज़्यादातर पुलिस वाले या फिर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं सर्च लाइट्स, उनके अंदर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर इसके फोकस के ऊपर हम कोई चीज़ रख दें बिल्कुल फोकस के ऊपर, तो इसकी जो हमें इमेज है वो काफ़ी हाईली मैग्नीफाइड मिलती है। यानी कि उसकी जो हमारे पास इमेज बन रही होती है वो इन्फिनिटी के ऊपर जाके बन रही होती है। इसकी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर जाके बन रही होती है, यानी कि ये जो रेज है ये इन्फिनिटी के ऊपर जाके मिल रही होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर। तो क्या किया जाता है सर्च लाइट्स के अंदर कि कॉनकेव मिरर रखते हैं और यहाँ पे जो है वो बल्ब रख देते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे बल्ब जो है वो लगाया जाता है। तो इन बल्ब से जो रेज जाती हैं कॉनकेव मिरर पर टकराती है वो इन्फिनिटी पे जाके जो है वो आपके आपस में मीटअप कर रही होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दूर रेंज हमारे पास बन जाती है। तो इसलिए इस कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके फोकस के ऊपर बल्ब को अलग रख दिया जाता है और ये कॉनकेव मिरर क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला देता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी तक जो है वो हमारे पास इसकी रेज पहुंच जाती है। तो इसलिए सर्च लाइट्स के अंदर हमारे पास कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग फोकस के ऊपर बल्ब रख देते हैं और बल्ब जब कॉनकेव मिरर से टकराता है तो उसकी रेज जो है वो आपके पास इन्फिनिटी तक जो है वो जारी होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये इसका एक और इस्तेमाल था कॉनकेव मिरर का। और सबसे आखिरी जो इस्तेमाल है हमारे पास वो कॉन्वेक्स मिरर का है, जो कि साइड ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, या फिर हमारी बाइकों के अंदर भी जो साइड ग्लासेस लगे हुए होते हैं उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और इसको इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेजेस फॉर्म हो रही होती हैं ऑब्जेक्ट के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं। ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारे पास कुछ इतनी सी होगी। तो इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारा जो इतना बड़ा रोड है पीछे जिसके अंदर अच्छी खासी गाड़ियाँ होती हैं वो सारे का सारा हमें इस छोटे से मिरर के अंदर नज़र आ जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी होकर जो हमें नज़र आ रही होंगी। अगर प्लेन मिरर इस्तेमाल किया जाए तो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो इतना बड़ा ही नज़र आएगा, तो आपको बहुत बड़ा शीशा जो लगाना पड़ेगा अगर पूरे रोड को कवर करवाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि छोटी सी जगह के अंदर छोटे से शीशे के अंदर पूरे का पूरा रोड और जितनी गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ही कवर हो जाए। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर को एक दो जगहों पे और भी जो इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमें जो है वो साइड का व्यू नज़र नहीं आ रहा होता। फ़र्ज़ करो कि कुछ इस तरह का टर्न है या फिर इस तरह की चीज़ है और यहाँ से जो वो गाड़ी जा रही है और गाड़ी को अब नहीं पता कि सामने से जो है वो कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। इससे क्या होगा कि अगर कोई गाड़ी आ रही हुई और इसने भी टर्न कर लिया और इसने भी टर्न कर लिया तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, जहाँ पे रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं या फिर कुछ इस तरह के कट जो है वो अगर आ रहे होते हैं। ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे कट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट के जो है वो चांसेस होते हैं। अगर यूँ यहाँ से गाड़ी आ रही हो और अगर यहाँ से गाड़ी आ रही हो तो दोनों एक साथ टर्न कर लें तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इस कोने के ऊपर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जा रहा होता है और इससे क्या होता है कि ये पूरे का पूरा जो व्यू है हमारे पास वो इस मिरर के अंदर आ रहा होता है। तो ये ड्राइवर जो है वो यहाँ से देख लेता है कि यहाँ से कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। और ये वाला जो ड्राइवर है ये यहाँ से भी देख सकता है कि ये जो गाड़ी है आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि इस पूरे के पूरे मिरर के अंदर इस एंगल के ऊपर इसको लगाते हैं कि चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी अच्छी खासी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास यूजेस थे स्फेरिकल मिरर्स के। और इसी के साथ साथ जो है वो थ्योरी हमारे पास ख़त्म हो गई चैप्टर नंबर 13 की, जिसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें ही हमने जो डिस्कस कर ली हैं। अब इनके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। अगली वीडियो के अंदर उन्हें कवर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस करता है वो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।